हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का दिन दो चैप्टर्स के नाम है, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। इन दोनों ही चैप्टर्स को हम कोशिश करेंगे कि स्टडी मैट के मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर कर लें। हालांकि जो सिमिलर होंगे उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई विल बी ट्राइंग टू कवर कॉन्सेप्ट्स इन 100% मोड, वो तो सारे मैं करवाऊंगा ही। जो क्वेश्चंस हैं स्टडी मैट में मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने स्टडी मैट यहां पर इसलिए ओपन करा है सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग। यू विल नॉट बी गिवन एनी पीडीएफ फॉर दिस फास्ट ट्रैक। जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई अभी हम शुरू कर रहे हैं। विल फर्स्ट फिनिश टाइम ऑफ सप्लाई एंड आई कैन बेट ऑन इट, यू वुड लव इट। बहुत अच्छा लगेगा आपको, राइट? चलिए, टाइम ऑफ सप्लाई में दोस्तों सबसे पहले आपको याद करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्यों चाहिए होता है, या कहना चाहिए व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इज अ डेट विच टेल्स यू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि द डेट ऑफ टैक्सेबल इवेंट। आप सब जानते होंगे, फाइनल में है आप सब, कि जनवरी का ट्रांजैक्शन अगर है तो फेब में आपको रिटर्न भरना है, फेब का ट्रांजैक्शन है तो मार्च में रिटर्न भरना है। क्वार्टर वाइज बोले तो जैन का ट्रांजैक्शन है तो जैन फेब मार्च का रिटर्न आपको अप्रैल में भरना है, यानी कि क्वार्टर के बाद वाले महीने में। ये सब हमें पता है। हमको पता करना होता है कि ट्रांजैक्शन का एक्चुअल डेट क्या माने, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कई सारे स्टेप्स होते हैं। हम ऑर्डर किसी दिन करते हैं, इनवॉइस किसी और दिन होता है, थोड़ा पेमेंट हम किसी दिन करते हैं, पूरा पेमेंट हम किसी और दिन करते हैं, माल हमारे पास किसी और दिन आता है, वहाँ सेलर से माल चलता किसी और दिन है, हमारे पास पहुँचता किसी दिन है। कभी चेक का पेमेंट हो तो चेक जमा किसी दिन होता है, क्लियर किसी दिन होता है। तो क्योंकि बहुत सारा डेट्स होता है ना, सो वी नीड टू मेक इट वेरी श्योर कि कौन सा डेट को हम रेलेवेंट डेट माने। तो अगर आपको बेसिक समझना है, यानी कि चैप्टर अच्छे से समझना है, तो पहले टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब समझें आप। टीओएस मींस द रेलेवेंट डेट। टीओएस मतलब है रेलेवेंट डेट ऑफ व्हाट? ऑफ सप्लाई। ऑफ सप्लाई यानी चार्जिंग इवेंट, जिस दिन वो पर्टिकुलर घटना घटी जिससे हमारा जीएसटी का लायबिलिटी अराइज होता है। करेक्ट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेट हमें दो काम करने में मदद देती है। पहला, एक तो रिटर्न के में और एक पेमेंट ऑफ टैक्स में। पेमेंट ऑफ टैक्स में ये दो कामों में हमें मदद देती है। रेलेवेंट डेट ऑफ सप्लाई एक तो रिटर्न में और एक पेमेंट ऑफ टैक्स में। क्लियर? चलो, अब आपको ये मानना होगा कि ट्रांजैक्शंस जो हैं टाइम ऑफ सप्लाई की, वो गुड्स के केस में भी हो सकती है और सर्विसेज के केस में भी हो सकती है। पहले गुड्स के केस की बात करते हैं। अगर आप गुड्स के केस में आते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई इज कंसीडर्ड टू बी द डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। प्लीज रिमेंबर, द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इज द बेसिक सिंपल रूल, the date of invoice or the due date of invoice, whichever is earlier. Whichever is earlier. I'll show you the question. यानी कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस से क्या मतलब है? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस आपको वैसे इनवॉइस के चैप्टर में मिलेगा, बट हम यहां समझ लेते हैं। इनवॉइस बन जाना चाहिए दोस्तों गुड्स के रिमूवल से पहले। भाई मैं दुकानदार हूं, मेरा दुकान से तुम्हारा ग्राहक हो, तुम्हारा घर पर सामान डिलीवरी के लिए मेरा दुकान से निकला, तो बिना बिल का कैसे निकल गया? तो मेरा दुकान से जब गुड्स निकला तो इनवॉइस का साथ ही निकलना चाहिए, बिना इनवॉइस के वो नहीं निकल सकता। ये करेक्ट हुआ बात? सो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स? द डेट ऑफ एक्चुअल इनवॉइस और द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। प्लीज रिमेंबर, ये बातें आप अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस may or may not be given. Due date of invoice means the date on which the goods are getting removed from your दुकान। जिस दिन सामान आपका दुकान से निकला वो डेट है हमारे लिए क्या? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो इन दोनों में से जो अर्लियर होगा दैट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। बट इट्स नॉट फॉर द केस ऑफ कंपोजिशन डीलर। इट्स रियली नॉट द केस फॉर कंपोजिशन डीलर। फॉर कंपोजिशन डीलर द टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इनवॉइस एक्चुअल। ड्यू डेट कुछ नहीं होती उसके केस में। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। अगर आप रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन हैं, अगर आप जीएसटी में हैं, गुड्स बेचते हैं, नॉर्मल स्कीम में हैं, अगर आप जीएसटी में हैं, गुड्स बेचते हैं और आप नॉर्मल स्कीम में हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर।
इनवॉइस की डेट और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में से जो क्या हो, अर्ली हो. गॉट इट? बट इफ यू आर अ गुड्स डीलर बट इन कंपोजिशन स्कीम, सो आपको कंपेयर करने का जरूरत नहीं है ड्यू डेट, वो वाली डेट, विच एवर. नहीं, जिस दिन इनवॉइस बना वो. कंपोजिशन डीलर वैसे आपको सच बताऊं इनवॉइस बनाता नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई बनाता है. तो जिस दिन भी उसने बिल बनाया वो वाली डेट. क्लियर हो गई? तो आपने क्या क्या समझ लिया? आपने समझ लिया गुड्स का डीलर बिना रेगुलर वाला, आपने समझ लिया गुड्स का डीलर कंपोजिशन वाला. गॉट इट? लेकिन पता है आपको एक बात बताऊं, एक गुड्स ऐसे हैं, एक गुड्स में ऐसा तो लगता ही है, मतलब एक गुड्स ऐसा होता है, सिंगल कैटेगरी है गुड्स की जिसमें रूल कुछ और है. आपको पता है लॉटरी, लॉटरी इज गुड्स और लॉटरी इज सर्विस. एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स और सर्विस, इट्स गुड्स. तो एक्शनेबल क्लेम के केस में, प्लीज रिमेंबर, एक्शनेबल क्लेम के केस में, किसके केस में? एक्शनेबल क्लेम के केस में. हालांकि वो गुड्स है लेकिन उस पर गुड्स वाला रूल नहीं लगता. दोस्तों प्लीज मेरी बातों को ध्यान देना. तुम सीएमए फाइनल में हो तो मैं तुम्हारी डिग्री की कसम, तुम्हारा ध्यान भटका तो सवाल गलत हो जाएगा. मैं बहुत अच्छे से एक बात आप सबको समझाना चाहता हूं कि हम सब लोग वैल्यू नहीं कर रहे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस की, और मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को बहुत वैल्यू दे रहा हूं. अब बहुत अच्छे नंबर आते हैं आपको, आप स्टडी मैट करिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा. बस मेरी बात सुनिए आप. मैंने कहा कि नॉर्मल याद करिए, सबसे पहले सिंपल गुड्स का केस याद करिए, रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर, इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. दूसरा याद करिए, दूसरा केस है गुड्स का डीलर लेकिन कंपोजिशन वाला, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं, जिस दिन बिल बनेगा वही डेट, टाइम ऑफ सप्लाई. लेकिन तीसरा पॉइंट मैं कह रहा था कि एक कैटेगरी ऑफ गुड्स ऐसी होती है जिसमें गुड्स वाले रूल नहीं लगते. सर फिर उसमें क्या लगता है? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. यानी कि नॉर्मली अगर पेमेंट अर्ली हो जाए, नॉर्मली अगर गुड्स के केस में पेमेंट अर्ली हो जाए, डजंट मैटर. नॉर्मली अगर पेमेंट अर्ली हो भी जाए क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. नॉर्मली अगर पेमेंट अर्ली हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये एक्शनेबल क्लेम के केस में अगर पेमेंट अर्ली हो जाए तो वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. एक्शनेबल क्लेम के केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये जो सब लिखा है वो तो सब बेकार की बातें. आइए क्वेश्चन करते हैं. ये रहा इंस्टीट्यूट की किताब में एक प्यारा सा एग्जाम्पल है. पोकर पोकरी सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी. ऑनलाइन गेमिंग कराते हैं, ठीक है. ऑनलाइन गेमिंग के केस में ये सप्लाइड ऑनलाइन मनी गेमिंग दैट इज गुड्स, ठीक है. ऑनलाइन मनी गेमिंग इज नॉट सर्विस दोस्तों, ऑनलाइन मनी गेमिंग इज गुड्स. कल को मल्टीपल चॉइस आ जाए तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना. तो केस 1, इनवॉइस बनाया गया 1 फरवरी को और पेमेंट आई 26 दिसंबर को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 26 दिसंबर. दूसरा केस, इनवॉइस बना 1 फरवरी को और पैसे आए 26 मार्च को, तो बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 1 फरवरी. 26 दिसंबर और 1 फरवरी. अब ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाए, बच्चे तो गड़बड़ा जाएंगे. और कभी कभी क्वेश्चन का आंसर मैच कर जाएगा क्योंकि बच्चे सर्विस के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, और सर्विस के क्वेश्चन सर्विस के हिसाब से करेंगे तो भी आंसर सेम है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर. बट याद रखना, ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्शनेबल क्लेम दोस्तों इज गुड्स नॉट सर्विसेज, ठीक है. चलो, तो ये समझ आ गया हमें, मेरे को क्लियर है ना? ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गई बात. इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड. अच्छा, ये उसकी वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. दोस्तों रिवर्स चार्ज अभी आएगा, लेट अस नॉट डिस्कस दैट हियर. रिवर्स चार्ज अभी आएगा. अब एक ही क्वेश्चन आप देख लीजिए, वैसे आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं. रिमूवल ऑफ गुड्स, आपका सामान 30 अक्टूबर को निकला, तो इनवॉइस की ड्यू डेट क्या हो गई? यही ड्यू डेट. एक्चुअल इनवॉइस क्या है? 30 अक्टूबर. तो दोनों में से अर्लियर क्या है? 30 अक्टूबर. तो 30 अक्टूबर इस टाइम ऑफ सप्लाई. अब माल हुआ 30 अक्टूबर को निकला, तो ये ड्यू डेट हो गई. लेकिन एक्चुअल में इनवॉइस कब बना? 2 नवंबर. अर्लियर कौन है? 30 अक्टूबर. तो 30 अक्टूबर हो गया. 30 अक्टूबर और 28 अक्टूबर में अर्लियर कौन है? 28 अक्टूबर.
तो ये 28 अक्टूबर हो गया। इनवॉइस और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। कितना सिंपल है। आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा भारी सवाल आपको दिखेगा, लेकिन भारी का करना क्या है, जिसके फंडामेंटल क्लियर है उससे भारी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, भारी भी हो जाएगा। ये राम जीएसटी में रजिस्टर्ड है, 5 लाख का सामान बेचा, 15 नवंबर का इनवॉइस है, ठीक है, और पेमेंट 1 अक्टूबर को आई, सामान 20 नवंबर को, सामान 20 नवंबर को। हाँ, ये तो हो गई ड्यू डेट और ये हो गई एक्चुअल डेट। एक्चुअल डेट इज एडी, ड्यू डेट इज डीडी। तो एक्चुअल डेट क्या है 15 नवंबर और ड्यू डेट क्या है 20 नवंबर। तो विच एवर इज अर्लियर क्या होगा 15 नवंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई 15 नवंबर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। आप लोगों को मैं बीच में रोककर आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट मैं आपको एक बात समझा दूं। देखो 1 मिनट, इसमें मैं व्यू में जरा डार्क कलर कर दूं। देखो एक बात समझो आप, एग्जाम में जिसका भी केस हो, फॉर एग्जाम्पल गुड्स का केस है, तो आप एग्जाम में लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। रूल के मुताबिक ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, फिर डैश लगा देंगे, डेट यहां लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे विच एवर इज अर्लियर, और यहां फाइनल आंसर लिख देंगे। इतने सा फॉर्मेट है। अब उस क्वेश्चन में तुम देखो, इस क्वेश्चन में कितनी सारे डेटा दिया हुआ है। 1 अक्टूबर की डेट रेलेवेंट नहीं है, 5 लाख का अमाउंट रेलेवेंट नहीं है, कौन आदमी कहां पर माल बेच रहा है वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन डेटा तो दिया ही होता है ना आपको बहकाने के लिए। आप अपने फॉर्मेट में वैल्यू फुट करो। हमारा फार्मूला क्या है, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू डेट और एक्चुअल डेट में आपने डब्बे भरे, विच एवर इज अर्लियर का क्वेश्चन हो गया। होता क्या है ना कि आप लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, आप लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि क्वेश्चन आसान भी हो सकता है, ठीक है। खैर, कंपोजिशन लेवी में क्या होता है मैंने आपको बताया, कोई अर्लियर फर्लियर नहीं होता। डेट ऑफ बिल इज द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा देखो चित्र है नहीं, अगर आप कंपोजिशन में हैं यस, तो मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट और डीलर सब में क्या है, देखो टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, सिंपल। लेकिन अगर आप कंपोजिशन नहीं है, यानी कि मतलब आप रेगुलर है, रेगुलर में देखो कितना बड़ा ड्रामा दे रखा है। ये मत पढ़ो, मेरे वाले शब्द याद करो। वेदर द गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट और द गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। इनवॉइस की एक्चुअल डेट और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। सिंपल हो गई बात। चलो एग्जाम्पल 2 ये देख लो। सी ऑफ चेन्नई सप्लाईज गुड्स टू एम ऑफ मदुरई। चेन्नई से मदुरई सामान जा रहा है, मतलब तमिलनाडु से तमिलनाडु। सी ने सामान डिलीवरी के लिए चेन्नई से मदुरई भेजे 30 मई 2024 को, तो ये हो गई ड्यू डेट। टर्नओवर 2.5 करोड़, क्या करना है टर्नओवर। फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियो। तो देखो ये तो हो गई ड्यू डेट, जिस दिन माल हमारे यहां से गए। ये हो गई एक्चुअल डेट। अब देखना लास्ट डेट फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, हमें इससे क्या मतलब। पेमेंट जिस दिन आई, पेमेंट बैंक में किस दिन आई, ठीक है। ये रीजन फीजन कुछ नहीं। अरे इन दो कॉलम की जो अर्लियर डेट है वो टाइम ऑफ सप्लाई है। 30 मई 30 मई 30 मई 30 मई 2 जून 30 मई 30 मई 28 मई 28 मई। सिंपल। इलस्ट्रेशन 2, ये ट्रेडर है, हमें 2500 एडवांस मिला, ओके, 10,000 रुपए के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो क्या करें, फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो दोस्तों ऐसा है, हाँ, जो आपको पैसे मिले एक्स्ट्रा, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई
आगे जब वो एडवांस एडजस्ट होगा वो वाला टाइम ऑफ सप्लाई है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। यहां पर 10,000 रुपए का जो टाइम ऑफ सप्लाई है तो वो है क्या कहते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस अभी दिया नहीं है, डेट। ठीक है, ये जो 2,500 रुपए एडवांस मिला हमें, ये मिला 29 नवंबर को है, लेकिन ये किस बात के लिए है? टू बी सप्लाइड। जो सप्लाई होगा कब? जनवरी में। तो बस जब सप्लाई होगा तब टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जनवरी 24, अभी नहीं। तो इसका आंसर देखो, जनवरी 24। सिंपल। एडवांस तो 29 नवंबर को आ गया, एडवांस पर कोई जीएसटी नहीं है गुड्स के केस में। जब ये सप्लाई होगा माल तो वो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगी, उस दिन सप्लाई पर जीएसटी लगा देंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन 3। अब देखो, जैसे मैंने ये पैराग्राफ इग्नोर करा, आप भी इग्नोर कर सकते हैं। ये फालतू की एक एक बात 6-6 बार लिखते हैं। पेमेंट की डेट का क्या मतलब है? जब पेमेंट की डेट दोस्तों गुड्स में रेलेवेंट ही नहीं है तो फिर यहां लिखने का क्या फर्क पड़ता है? क्या जरूरत है इसको यहां लिखने की? या बिल्कुल परंपरा में डूबे हुए लोग हैं हम? सर, आप लोग फाइनल ग्रुप 4 में हैं, ठीक? थोड़ा सा सेंस पढ़िए। जब गुड्स के केस में पेमेंट की डेट भाई साहब रिलेवेंट ही नहीं है तो अपने करना क्या? पेमेंट की डेट का मीनिंग क्या होता है? सर्विस आएगी अभी टॉपिक, तब बताऊंगा पेमेंट की डेट का क्या करना है। तीसरा एडवांस देखो, तीसरा क्वेश्चन, 2,500 एडवांस आया, 10,000 रुपए का सामान है, टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ सितंबर। माल कब सप्लाई होगा ये बताओ? आगे सितंबर में, तो सितंबर होगी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, नो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 2,500 इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, यही तो आंसर है। जुलाई में कोई टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगी सितंबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, कोई वैल्यू नहीं, जुलाई में कोई टैक्स नहीं 2,500 पे। ड्यू डेट ऑफ टैक्स, अरे जब टैक्स ही नहीं है तो काहे का ड्यू डेट? अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क देखें आप, दोनों सवालों में फर्क देखो। इस सवाल में क्या लिखा था? ड्यू डेट हमने बता दिया जनवरी 24, है ना? हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो आप, इस क्वेश्चन में ड्यू डेट नहीं पूछी पहले, इस क्वेश्चन में पूछी वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जब हमें जुलाई का पेमेंट पूछ रहा है तो जुलाई में ड्यू डेट बन ही नहीं रही, तो हमें यही तो लिखना पड़ा। यहां पर नहीं लिखा जुलाई की ड्यू डेट बताओ, यहां पर नहीं लिखा जुलाई का टैक्स बताओ, यहां पर नहीं लिखा इस महीने का टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, यहां लिखा था। तो दोनों में फर्क समझ गए आप? ग्रेट। अब क्या है? ये अगली हेडिंग है, ये अमाउंट अप टू 1,000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड ऑन द इनवॉइस। ये क्या होता है? देखो दोस्तों, ऐसा है, सबसे पहले तो आप, जब हमारे पास ऑप्शन हो ना रूल में, ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी चूज कर सकते हो, तो सिंपल ऑप्शन चूज करो। गुड्स के केस में तो ये आप बात बिल्कुल रट लीजिए कि डेट ऑफ एडवांस डज नॉट मैटर। आंख ने जैसे ही देखा कि एडवांस है, कॉलम कट कर देना माइंड में अपने, क्वेश्चन पेपर में मत कट कर देना। ठीक है, अगर सर्विस का केस हो तो एडवांस मैटर करेगा। तो याद रख लीजिए कि 1,000 रुपए का एडवांस हो, 1,000 करोड़ का एडवांस हो, छोटा एडवांस हो या बड़ा एडवांस हो, गुड्स में आप ये रट लीजिए कि एडवांस डज नॉट मैटर ऑफ एनी अमाउंट। अगर सर्विस सेक्टर है तो फर्क पड़ता है, सर्विस सेक्टर में फर्क पड़ सकता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में क्या फर्क पड़ता है, मुझे आपको मजबूरन यहां पर बताना पड़ेगा कि सर्विस सेक्टर में टाइम ऑफ सप्लाई का रूल क्या है। इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या रूल है? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब मान लो इनवॉइस है 25 सितंबर का और पेमेंट है 25 अगस्त की, तो आंसर निकालना बहुत आसान है। टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 25 अगस्त। यहां तक बात समझ आ गई? लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछेगा नहीं सर्विस के केस में।
गुड्स के केस में तो आप एडवांस का ट्रीटमेंट याद रखिए, इग्नोर 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 इग्नोर। अब मान लो कोई बच्चा कहेगा नहीं सर एडवांस हमारी मर्जी है, हम टैक्स दे तो सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं यार सोचना ही क्यों है इतना, हमें ये जो माइंड दिया है भगवान ने 240 ग्राम का, इसमें ज्यादा लोड नहीं देना है। मैं सिंपल रास्ता बता रहा हूं, तुम यार टेढ़ा टॉपिक पढ़ रहे हो। सर लाइफ में कभी जरूरत पड़ा उस दिन किताब खोल लेंगे, अभी तो 60+ नंबर लाओ फाइनल आईडीटी में। ठीक है, नॉलेज अच्छी बात है यार, लेकिन नंबर चाहिए पहले फिलहाल। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा साहब हमने कस्टमर को इनवॉइस बना के भेजा 28,349 रुपए का, 28349, होता ही है अक्सर ऐसा। और वो जो पागल आत्मा था उसने हमें पेमेंट कितने का कर दिया, 28,500 रुपए का। ये कितने रुपए ज्यादा कर दिए लड़के ने, 28,500 माइनस 28,349, 151 रुपए लड़के ने ज्यादा पे कर दिए। अब क्या करें, जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उस क्वेश्चन में 2 टुकड़ा करा करो, क्वेश्चन में 2 टुकड़े करा करो पेपर में। पेपर में क्या लिखेंगे आप, टाइम ऑफ सप्लाई पार्ट 1, कलर दिख रहा है क्या आपको ये, हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है, फॉर 28,349 इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसमें तो ये रूल है जो रूल होता है सर्विस में, लेकिन ये जो 151 एक्स्ट्रा आ गए इसमें हमारी चॉइस है, इसमें हमारी चॉइस है वेदर डेट ऑफ एडवांस और नेक्स्ट इनवॉइस। यहां पर कोई अर्लियर नहीं है, यहां पर है एट आवर ऑप्शन। अब मान लीजिए क्वेश्चन में तारीखें दे रखी हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में डेट दे रखी है, इनवॉइस की डेट दे रखी है 5 अक्टूबर 2024, पेमेंट की डेट दे रखी है 5 नवंबर 2024, नेक्स्ट इनवॉइस की डेट दे रखी है 5 दिसंबर 2024। ये दे रखा है, मान लो 2-2 महीने में बिल बनता मान लो, तो क्या होगा 28,349 के लिए तो इनवॉइस क्या है 5 अक्टूबर और 5 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, मतलब 5 अक्टूबर। लेकिन जो 151 एक्स्ट्रा आ गए उसमें हमारी चॉइस है, चाहे डेट पेमेंट एडवांस वाली ले लें जो कि क्या है 5 नवंबर, 5 नवंबर को एक्स्ट्रा पैसे आए ना, और या फिर अगला इनवॉइस कब 5 दिसंबर। सर इनमें से अर्ली लेना है, नहीं नहीं तुम्हारा मर्जी, ये रूल है। तो सर ये मर्जी कब तक चलेगी, एडवांस की वैल्यू अगर 1000 से कम है तो तक, मतलब 1000 तक, अमाउंट अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड, टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट एट द ऑप्शन विच एवर इज अर्लियर। नहीं लिखा है यहां पर, जो अच्छा लगे आपको। क्लियर हो गई जी बात, समझ आया आपको। यहां पर देखो अगर कोई सप्लायर है उसको 1500 रुपए जो है वो मिले 1100 की जगह 25 जुलाई 2023 को, एंड द डेट ऑफ नेक्स्ट सप्लाई रिसीवर की 14 अगस्त 2023 है, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट। देखो अब क्वेश्चन साफ कह रहा है कि खाली एक्सेस अमाउंट के बारे में बताना है, हमारी चॉइस है, चाहे 25 जुलाई ले लो चाहे 14 अगस्त ले लो, तुम्हारा खेल है, आइदर 25 जुलाई और 14 अगस्त, योर कॉल। बच्चा कभी कभी पूछता है सर ऐसा कैसे हो जाएगा, दोनों कैसे ले सकती हैं, ये देखो दोनों ले सकती, और ड्यू डेट 2 आएंगी। ड्यू डेट अगर आप 25 जुलाई लोगे तो अगला महीना अगस्त की 20 तारीख, अगर 14 अगस्त लोगे तो अगला महीना सितंबर की 20 तारीख, ये है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, इनवॉइस 1 अगस्त को मान लो इशू हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बताना है,
गुड्स का तो वैसे कर चुके थे, इग्नोर कर सकते थे, कोई बात नहीं। चलो गुड्स के केस में हमें बताना है, इनवॉइस 1 अगस्त को है, तो पहले गुड्स का रूल याद कर लो, इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है, जब तुम्हारे फैक्ट्री से माल निकलता है, ठीक। देखो एक्स लिमिटेड ने रिमूव करा सामान ऑन 16 अगस्त, तो ये हो गई ड्यू डेट। ड्यू डेट और एक्चुअल डेट, ड्यू डेट है 16 अगस्त और एक्चुअल डेट क्या है 1 अगस्त, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा 1 अगस्त, ठीक है 1 अगस्त। दूसरा, वाई लिमिटेड ने सामान कलेक्ट करा हमारे यहां से 10 अगस्त, मतलब हमारे यहां से माल निकल लिया ना, तो ड्यू डेट क्या हो गई 10 अगस्त और एक्चुअल डेट क्या है 1 अगस्त, तो लास्ट डेट क्या हो गई, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गई 1 अगस्त। वाई लिमिटेड ने पैसे दे दिए 26 जुलाई को, हमसे मतलब क्या, तूने कब पैसे दिए हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, सॉरी। तो ड्यू डेट तो कुछ है नहीं, इनवॉइस की डेट है, तो आंसर क्या हो गया 1 अगस्त। या ऐसे करके लिख लो ताकि फॉर्मेट ना भूलो, ऐसे भी समझ सकते हो। डीडी कुछ है ही नहीं, एक्चुअल डेट हाँ है 1 अगस्त। वाई लिमिटेड ने पेमेंट हमारे बैंक खाते में जमा करी 28 जुलाई को, हमें मतलब क्या, एंड रिकॉर्डेड द सेम एज रिसीट इन हिज बुक्स ऑन 3 अगस्त, हमें क्या मतलब, गुड्स वर डिस्पैच्ड ऑन 5, हाँ हाँ ये डिलीवरी की डेट मिल गई हमें। अब देखो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 5 अगस्त, एक्चुअल डेट क्या है 1 अगस्त, तो अर्लियर क्या होगा 1 अगस्त। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कम से कम 8 नंबर में आएगा। बच्चा कह रहा है सर ये पेपर में कैसे आ सकता है, अब इसका तो कोई इलाज है नहीं, ठीक है 1 अगस्त 1 अगस्त। पार्ट एडवांस पेमेंट इज मेड और इनवॉइस इशूड इज फॉर पार्ट, वेदर द टाइम ऑफ सप्लाई विल कवर द फुल सप्लाई, नो, पार्ट में पार्ट होगा। अब ये स्किप कर देता हूं मैं 7th क्वेश्चन। हाँ ये देखो आप, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में ऐसा होता है कि माल लगातार जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में टाइम ऑफ सप्लाई का रूल है टाइम व्हेन द स्टेटमेंट इज इशूड और टाइम व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर जो है वो नहीं है क्या कहते हैं इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं, यहां पर देखो क्या है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में स्टेटमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कभी कभी कस्टमर जो है स्टेटमेंट इशू करने से पहले ही पैसे दे जाता है, मतलब हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा जब आएगा मतलब वो तो चलो क्रेडिट कार्ड तो सर्विस है, लेकिन 1 मिनट के लिए मानो कि मान लो हमारी रसोई गैस आ रही है, जो भी गैस होती है वो पाइपलाइन से, हमारा बिल आया नहीं, हमने कहा यार स्टेटमेंट नहीं आ रही, हमने पहले ही पैसे जमा कर दिए, तो वो भी टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस आ गया देखो बीच में, अब कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, चलो वैसे नॉर्मल सर्विस याद है, मैं यही बता देता हूँ। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस जो है वो मैं बता रहा हूँ 1 मिनट, नॉर्मल सर्विस याद है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक। लेकिन अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर बनाए तो हमारी सर्विस पूरी होने के 30 दिन के अंदर अगर इनवॉइस बन गया है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर हमारी सर्विस पूरी होने के 30 दिन गुजर गए और अब भी इनवॉइस नहीं बना, हमारी सर्विस पूरी होने के बाद 30 दिन गुजर गए अब भी इनवॉइस नहीं बना, तो फिर सर्विस कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बैंक अगर है तो बस ये 30 की जगह 45 डेज हो जाता है। अब यहां पर क्या कॉन्टिन्यूअस सर्विस, जैसे टेलीकॉम, टेलीकॉम के केस में क्या होता है कि लगातार सर्विस चल रही है, तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, देखो अगर ड्यू डेट हमारे को पता है, मान लो एयरटेल वालों ने हमें बोल रखा है कि हर महीने की 16 तारीख आपकी ड्यू डेट होती है, बिल डेट नहीं ड्यू डेट 16 तारीख, तो बस वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगा। देखो द डेट ऑन विच द पेमेंट इज लायबल, ठीक है। अगर ड्यू डेट हमें नहीं पता है, अगर हमें ड्यू डेट नहीं पता है तो बस पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। और अगर इवेंट के हिसाब से पेमेंट होती है, जैसे कॉन्टिन्यूअस सर्विस है
इतना हो गया तो इतनी पेमेंट ले लो, इतना हो गया तो इतनी पेमेंट ले लो। मान लो हमने कोई रिपेयर करवाई है अपनी मशीन की, और मशीन मैकेनिक कह रहा है कि देखो ये जो मशीन है वो 4 पार्ट में रिपेयर होगी, हर पार्ट पर आपको 1 लाख देना है। तो जैसे ही पहला पार्ट रिपेयर हो गया हमने 1 लाख दे दिया। तो जब जब इवेंट होगा तब टाइम ऑफ सप्लाई होगी। देखो रूल बिल्कुल भूलना नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में तो स्टेटमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में पहला केस ड्यू डेट पता है कि नहीं पता, पता है तो वो टाइम ऑफ सप्लाई, ड्यू डेट नहीं पता तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई। इवेंट बेस्ड है तो जब जब इवेंट होता जाएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब देखो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि पूरे साल इनको ऑयल की सप्लाई मिलेगी और मंथली स्टेटमेंट दी जाएंगी। आपको बताना है मिस्टर बी ने पेमेंट करी जुलाई की 31 जुलाई को, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्टेटमेंट इशू करी जुलाई की 8 अगस्त को। तो अब बताइए क्या होगा। जब 8 अगस्त को पेमेंट हुई तो स्टेटमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का रूल है। पेमेंट कब है 31 जुलाई और स्टेटमेंट कब है 8 अगस्त, तो विच एवर इज अर्लियर क्या हो गया 31 जुलाई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्टेटमेंट इशू करी 5 सितंबर को और पेमेंट आई नहीं, तो पेमेंट नहीं आई, स्टेटमेंट तो इशू हो गई, तो 5 सितंबर इज अर्लियर। सिंपल, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मैंने आपको बताया, अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस बन गया तो फिर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस नहीं बना तो सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 1000 रुपए का मैं आपको खेल बता चुका हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करना बहुत सिंपल है। अच्छा, टीडीआर और एफएसआई का मैं आपको बता दूं ये क्या होते हैं। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेल होती है, मतलब फ्लैट की बुकिंग आप करा लीजिए कंस्ट्रक्शन से पहले, तो उस पर तो जीएसटी है ही नहीं। जब जीएसटी नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई से क्या मतलब। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के बाद वो फ्लैट बेचा जाएगा या वो प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो उस पर जीएसटी है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई है कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रकार का कुछ हो, ठीक है, सिंपल है। डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस में रूल अलग है, यहां पर पेमेंट वर्ड नहीं है, यहां पर क्या लिखा है डेट ऑफ कंप्लीशन, जिस दिन प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट पूरा हुआ वो डेट, और जिस दिन इस प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी आपको मिली, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। पहले आप एक बात समझो, आप रिवर्स चार्ज का मतलब तो जानते हो। जीएसटी की लायबिलिटी, सरकार को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी सेलर की नहीं है, बायर की है। बायर पैसे सेलर को गुड्स और सर्विस के तो दे देगा, बाकी जीएसटी का पैसा वो खुद जाके जमा करेगा। इसका टाइम ऑफ सप्लाई पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो रिवर्स चार्ज की टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं कि क्या कहती है। रिवर्स चार्ज में दोस्तों गुड्स का केस अलग है, सर्विस का अलग है। गुड्स के केस में आपको 3 लाइनें याद रखनी है, उनमें से अर्लियर वाली डेट टाइम ऑफ सप्लाई होती है। आप प्लीज याद रखिए, मैं रूल पर ज्यादा ध्यान दे लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चंस में काफी समय लग जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स इज द अर्लीस्ट ऑफ द 3 डेट्स। पैसों का जाना यानी कि पेमेंट, सामान का आना यानी कि रिसीव ऑफ गुड्स, राइट, एंड द थर्ड वन इज द 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। राइट, समझ आया। गुड्स, पेमेंट और इनवॉइस से 31वां दिन, विच एवर इज अर्लियर। देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, सामान का आना, पैसों का जाना, राइट, एंड इनवॉइस से फॉलोइंग 30 मतलब 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, राइट। सामान जब हमारे पास आया, हम कस्टमर हैं, पैसे जब हमारे पास से गए, हमने पेमेंट करी, या इनवॉइस से 31वां दिन, तीनों से जो अर्लियर हो।
अब यहां पर आपको पेमेंट की डेट का मतलब याद कर लेना चाहिए, जो पहले आया था लेकिन हमने स्किप कर दिया था। पेमेंट की डेट मतलब बुक और बैंक, विच एवर इज अर्लियर। भाई हमने तो चेक काट दिया, हमने तो लिख दिया मोहन डेबिट टू बैंक, हमारी बुक्स में एंट्री हो गई, और बैंक ने पेमेंट अभी डिडक्ट करी नहीं क्योंकि चेक वैक वहां पहुंचा नहीं। तो हमारी बुक्स में जब एंट्री हो वो, या हमारे पेमेंट में जब एंट्री हो तब, मतलब बैंक में जब एंट्री हो तब, दोनों में से जो अर्लियर हो उसको पेमेंट की डेट बोलते हैं। तो इनफैक्ट 4 डेट्स हो गई, सामान का आना, पैसों का जाना बुक्स वाली डेट, पैसों का जाना पेमेंट वाली डेट मतलब बैंक वाली डेट, और इनवॉइस से 31वां दिन विच एवर इज अर्लियर। सर्विस के केस में गुड्स तो जाते नहीं, तो 2 ही ऑप्शन है, ये देखिए, पेमेंट की डेट और इनवॉइस से 61वां दिन 61st डे विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर क्वेश्चन हो एसोसिएटेड एंटरप्राइज का, यानी कि सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस का रूल हो, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस का रूल हो तो आपको क्या करना है, बुक्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, हाँ। गुड सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल के केस में आपको यह ध्यान रखना है कि जब अप्रूवल आएगा तभी हम मानेंगे कि सेल हुई, तभी सप्लाई कंप्लीट होगी, तभी टैक्सेबल इवेंट पैदा होगा। तो या तो अप्रूवल आ जाए या 6 महीने हो जाए। क्वेश्चन के अंदर मान लो अप्रूवल नहीं आया और 6 महीने भी नहीं हुए, एक ऑप्शन है ऐसा, अप्रूवल भी नहीं आया दिया कस्टमर ने और 6 महीने भी नहीं हुए, सामान वापस आया नहीं, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कस्टमर ये कहकर लेकर गया है कि मुझे पसंद आएगा तो मैं रख लूंगा, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं अभी, और 6 महीने गुजरे नहीं है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, कहना टाइम ऑफ सप्लाई विल नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो बिकम्स नोन मतलब कंफर्मेशन, जिस दिन कंफर्मेशन आएगा वो दिन, और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर। मैं आपको वो केस दिखाता हूं, हाँ जी देखो, ये वाला केस देखो, नो टैक्स विल बी पेबल, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही सामान वापस आ गए। अब मान लो 6 महीने पूरे नहीं हुए, सामान वापस भी नहीं आया और कंफर्मेशन भी नहीं आया, तो अभी तो वेट ही कर रहे हैं, जब तक 6 महीने पूरे नहीं हो जाते जीएसटी नहीं लग सकती। अच्छा, वाउचर्स के केस में आपने पहले पढ़ा होगा कभी, अगर वो गुड्स, जिस गुड्स की बात चल रही है, वाउचर से जो सामान खरीदा जा सकता है वो फिक्स है, तो इशू ऑफ वाउचर की डेट लेनी होती है। एक क्वेश्चन के अंदर दिया है कि इस वाउचर से आप रेडीमेड गारमेंट ले सकते हैं, तो इशू ऑफ वाउचर इज द डेट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। इफ इट इज नॉट आइडेंटिफाइड कि आप उस वाउचर से क्या खरीद सकते हैं, तो फिर इशू की डेट नहीं, रिडेम्पशन की डेट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आइडेंटिफिएबल में डेट ऑफ इशू और नॉट आइडेंटिफिएबल में डेट ऑफ रिडेम्पशन। रेजिडुअल, वो रेजिडुअल ऐसा है कि मान लो कोई ट्रांजैक्शन कहीं फिट नहीं हो पा रही, तो क्या कर सकते हैं, अगर पीरियोडिकल रिटर्न वाला केस है तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करते हैं वो, अदरवाइज पेमेंट का डेट। ये क्या है, हाँ, एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे हमने माल सप्लाई कर दिया, हमने कस्टमर को बोला भाई तू अगर 40 दिन में पेमेंट नहीं करेगा भाई तो ब्याज लगेगा 1%। अब ये पता तो है नहीं ना कि वो पेमेंट कर दे कि नहीं कर दे, तो शुरू में तो पता नहीं होता इंटरेस्ट का, लेट फीस का, पेनल्टी का। ये सरकार की लेट फीस नहीं है, ये सरकार की पेनल्टी नहीं है, ये सेलर लगा रहा है बायर के ऊपर, ये वो वाली है। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, जब आए तब, जब पेमेंट आ जाए तब, इसमें कोई इनवॉइसिंग का रूल नहीं है। ठीक है, द डेट ऑन विच इट इज रिसीव्ड। ठीक है, नो जीएसटी ऑन एडवांस। अब देखो फालतू में दिया हुआ है नहीं दोबारा, ये तो हम पढ़ तो चुके। अब है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टू मस्ट बी अर्लियर, ये याद कर लो। अर्लियर छोड़ो, ऐसे याद कर लो, 2 बिफोर 2 बिफोर 2 आफ्टर 2 आफ्टर 2 2 बिफोर 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 2 आफ्टर 2 2
ओल्ड रेट, और 2 आफ्टर तो न्यू रेट। ये याद कर लो गुड्स के केस में। बिल्कुल सही बता रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी इस चैप्टर के लिए। तो जिंदगी मतलब होल लाइफ नहीं, इस चैप्टर के समय जितना तुम समय लगा रहे हो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ये फॉर्मूला रट लो। यहां पर 3 चीजें लिखी हैं, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। 3 चीजें, माल का सप्लाई यानी माल तुम्हारे यहां से गुड्स निकल गए, इनवॉइस और पेमेंट। इन 3 में से 2 चीजें कोई सी भी अगर चेंज होने से पहले, बिफोर टैक्स रेट, टैक्स चेंज होने से बिफोर हो चुकी हैं, 3 में से कोई 2 चीजें, कौन सी 3? सप्लाई, पेमेंट और इनवॉइस। ये सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, ये 3 चीजें है ना। इन 3 में से कोई सी भी 2 चीजें अगर चेंज से पहले, टैक्स रेट बदलने से पहले हो चुकी हैं तो ओल्ड रेट लगेगा, टैक्स रेट बदलने के बाद 2 चीजें हुई हैं तो न्यू रेट लगेगा। कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो। यस, नो, नो, यानी कि ये 2 चीजें अभी तक हुई नहीं है तो नया रेट लगेगा, और यस यस यानी कि 2 चीजें हो गई हैं तो ओल्ड रेट लगेगा। 3 में से कोई सी 2 चीजें रेट बदलने से पहले हो चुकी हैं, 3 में से 2 चीजें रेट बदलने से पहले हो चुकी हैं तो ओल्ड रेट लगेगा। 3 में से 2 चीजें रेट बदलने के बाद अभी होंगी, अभी हुई नहीं है तो नया रेट लगेगा। सिंपल। अब सर्विस के केस में देख लीजिए। सर्विस के केस में देखो, अच्छा ये तो गुड्स का ही एग्जाम्पल है, सर्विस थोड़ी है ये है सर्विस। सर्विस के केस में अब ध्यान से देखना है आपको, सिंपल। ये रही सप्लाई, ये रही इनवॉइस और ये रही पेमेंट। इसमें यस, नो, नो। पहले बताओ पुराना रेट, ये 2 नो है यानी कि 2 चीजें भी हुई नहीं होंगी तो न्यू रेट। यस यस, ओल्ड रेट। नो, ये यस यस तो ओल्ड रेट, यस यस ओल्ड रेट, नो 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 न्यू रेट। मतलब सेम रूल। सर आप कृपया ध्यान रखिए मेरी बात को समझने का मुद्दा। 3 घटनाओं में से 2 घटनाएं यदि रेट चेंज से पहले की हैं, बिफोर यानी कि ऑलरेडी डन, यस तो ओल्ड रेट, नो नॉट डन येट, विल बी डन, न्यू रेट। सिंपल। एक आखिरी पॉइंट आपको मुझे बताना है, 4 डेज वाला रूल। जब टैक्स रेट चेंज का क्वेश्चन आए तो उसमें डेट ऑफ पेमेंट की एक एडजस्टमेंट है, वो जरा चित्र के माध्यम से देख लो। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। अगर क्या होता है कि जिस दिन टैक्स रेट चेंज हुआ उसके 4 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे बैंक में पैसे क्रेडिट हो गए हैं, मतलब रिसीवर के, सेलर के खाते में, तो बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, जैसे लेते हो वही पेमेंट की डेट है, इसमें तो कोई बदलाव है नहीं। अगर टैक्स रेट चेंज होने के 4 दिन बाद हमारे खाते में पैसे आए हैं तो बैंक की डेट लेनी है। ये क्या है पहले मुझसे सुन लीजिए, 1 मिनट से हटा दूं। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, इन 3 चीजों में से 2 चीजें अगर बिफोर हैं तो ओल्ड रेट लगेगा, इन 3 में से 2 चीजें अगर आफ्टर है तो न्यू रेट लगेगा। ये याद हो गया? 3 नाम बोलो, क्या क्या है? सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट। याद है क्या क्या? बताओ। सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। पक्का? अब ये जो पेमेंट की डेट है, कौन सी डेट है? टैक्स रेट के केस में जो पेमेंट की डेट होती है उसमें पता लगाने का रूल अलग है। पेमेंट पता लगाओ, मतलब वो जो पेमेंट हमें उसको सेलर को मिली है वो उसके बैंक खाते में गई, कब गई? अगर टैक्स रेट बदलने के 4 दिन के अंदर अंदर उसके खाते में चली गई तो नॉर्मल रूल है, बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। अगर 4 दिन के बाद उसके पास गई, टैक्स रेट आज बदला और 4 दिन से ज्यादा दिन हो गए उसके पास पेमेंट होने में, तो जिस दिन बैंक में एंट्री हुई वो डेट पेमेंट की डेट लेते हैं। खत्म बात। रूल तो शायद हो गए मेरे हिसाब से। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो 2 टुकड़े होंगे हमेशा, एक 25,000 अलग पेमेंट और 10 लाख में से बची हुई पेमेंट 975। तो क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 25,000, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 9,75,000, ऐसे।
ये क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ग्रोथ हम कर चुके, स्टेटमेंट और पेमेंट। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप अच्छे से कर लीजिए, कोई सवाल आपको इसमें स्पेसिफिकली ना आ रहा हो तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा। विल अटेम्प्ट टू सॉल्व इट, विल अटेम्प्ट टू सॉल्व इट, ठीक है। अच्छा, ये 2.4 जो है ऐसे भारी भरकम सा पकड़ा रखा है, पता नहीं क्या इसमें मुश्किल है, कुछ नहीं मुश्किल है। एक तो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो ये क्वेश्चन दे रखा बड़ा सा, सीएम एंड एसोसिएट। इसका आंसर देखिए, ये जो क्वेश्चन है सर्विस का है। सर्विस अगर 30 दिन के अंदर अगर इनवॉइस बन जाता है तो रूल क्या है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर। पेमेंट 25 मई, इनवॉइस 15 जून, तो अर्लियर क्या है 25 मई, खत्म क्वेश्चन। अरे वो लंबी सी कहानी दे रखी है का मतलब ये थोड़ी है कि साहब केस स्टडी हो गया। वो दूसरा देखना, वही अलग अलग दिन अलग अलग घटनाएं घटी। मेरी बात बस ये समझ लो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यदि क्वेश्चन में पेमेंट के टुकड़े हो पैसों के, तो उतने टुकड़ों में टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है, बस इतना याद रख लो। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो है ना एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, गुड्स और सर्विस दोनों देता है। अब गुड्स और सर्विस दोनों नाम की कोई चीज जीएसटी में होती नहीं। जीएसटी में हर चीज या तो गुड्स होती है या सर्विस होती है। तो जीएसटी के मुताबिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस मानते हैं। तो ये कंपनी झगड़ा कर रही थी अदालत में जाकर, इसने एडवांस रूलिंग ली। झगड़ा तो नहीं कर रही थी, झगड़े से बचने के लिए एडवांस रूलिंग में गई है। इसने अदालत से जाके पूछा, जज साहब देखो हम ये जानना चाहती हैं कि हमारे ऊपर एडवांस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं, हम तो कंस्ट्रक्शन कंपनी, हम तो सर्विस देती हैं। सरकार बोली वो हम तो गुड्स भी देते हैं, हम तो माल भी देते हैं और सप्लाई ऑफ सर्विस भी देते हैं, हम तो गुड्स प्लस सर्विस है। अदालत बोली कि देखो तुम गुड्स नहीं हो, तुम सर्विस हो, और जब तुम सर्विस हो तो तुम्हारे लिए एडवांस पे टैक्स लगेगा। बस ये क्वेश्चन है। दोबारा याद करिए, एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, वो जब ठेका लेती है बिल्डिंग बनाने का तो वो गुड्स भी सप्लाई करती है और सर्विस भी सप्लाई करती है। तो मान लो हम दुकान बनाने के लिए हमने ठेका लिया, हमने अपनी गुड्स भी दी और सर्विस भी सप्लाई करी, तो हमें गुड्स का डीलर मानोगे या सर्विस का, सर्विस का। और जब हमें सर्विस का डीलर मानोगे तो एडवांस पर जीएसटी है, एडवांस पर जीएसटी है, एडवांस पर जीएसटी है। डेट ऑफ एडवांस शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। बस ये क्वेश्चन है, देखो डेट ऑफ एडवांस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर, थैंक यू सो मच। नाउ विल डू प्लेस ऑफ सप्लाई।